नमस्कार, चेंज मेकर्स के इस अंक में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शिफाली चतुर्वेदी। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है जो प्यार से बनी है, जो एक पैशन से बनी है और ट्रू ऑनेस्ट कैरेक्टर है, जो पहुंचा पद्मश्री तक। नाम रजनी बेक्टर। रजनी जी, स्वागत है आपका। मेरा इट्स माय प्लेयर। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके पास बैठी हूँ। तो कहते हैं ना कि ग्रोइंग अप ईयर्स में जो कुछ होता है हमारी लाइफ में वो हमको बहुत कुछ अच्छा और बुरा दे जाता है। आपको क्या लगता है, आपकी शख्सियत में क्या कुछ अच्छा वहाँ से आया और क्या कुछ थोड़ा सा डरावना? उस टाइम पर मैं एक डरपोक लड़की थी। अच्छा। डरपोक लड़की थी जो मैं लड़कों से बहुत डरती थी। बचपन में देखा कि लोग कैसे हेल्प कर रहे थे, वो जैसे आपके अंदर बस जाता है, वो भी आपको भी लगता है कि ऐसे हेल्प करनी चाहिए। तो मेरा खिलाने पिलाने का ऐसे हाल था कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं पार्टीज करती थी। मैं 200 लोगों की पार्टी विदाउट एनी हेल्प, स्टाइलिश पार्टी करती थी। अच्छा। अपने आप बनाते सारा कुछ। लोग हैरान होते थे तो करती कैसे है। एक दिन 2 दिन पहले फ़ोन आया कि हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं एंड हमने आपको पद्मश्री देना है, आपको लेना है। तो मैंने कहा पद्मश्री मिल रहा हूँ तो कौन नहीं लेगा। तो कि आप किसी को बताना मत। होम मिनिस्ट्री से ये बात बोली। तो मैंने कहा ये तो फेक कॉल लगती कुछ। फ्रेंडली टेलिंग यू, आई थॉट इट्स अ फेक कॉल। मेरा किसी ने मजाक उड़ाया है, किसी ने मजाक उड़ाया। तो मैंने घर में बच्चों से अपनी बात की। बच्चों को इतना भी ना करो, जरा भी आज़ादी मिले तो उसका गलत फायदा उठा। तो मेरे को स्टिल बचपन में याद है कि कैसे मंदिर के पीछे जाके छुपे थे सारे जने। हम पीपल के पेड़ के नीचे एक हफ्ता तो वहाँ भी फायरिंग हो गई। सब रेड बड़े बेटे पर अटैक ही हो गया था। ये छोड़ा नहीं किसी को। नमस्कार, चेंज मेकर्स के इस अंक में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शिफाली चतुर्वेदी। और जैसा कि अक्सर होता है कि हम उन कुछ शख्सियतों को लेकर आपके सामने आते हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरह से थोड़ा थोड़ा ही सही एनवेलप को पुश किया है, पुल किया है, लक्ष्मण रेखाएं बदली हैं, कुछ नए एग्जाम्पल्स सेट किए हैं। बस ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है। कौन है ये बताने से पहले मैं बताऊं आपको, मैं ले चलती हूँ करीब 60-65 साल पीछे। मिरांडा कॉलेज में पढ़ने वाली वो लड़की, 17 साल की, टिमटिमाती आंखों वाली, न जाने कितने ही ख्वाब थे और फिर हो गई शादी। शादी के बाद घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब के बीच क्रोशिया करते हुए, निटिंग करते हुए, खाना बनाते हुए, पैशन कहीं कोई बुला रहा था और कोई बुला रही थी बहुत सारी इच्छाएं। और यहाँ से शुरू हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र जो न सिर्फ एक आँख के सपने को पूरा कर पाया, एक व्यक्ति, एक इंसान के सपनों को पूरा कर पाया, बल्कि न जाने कितनी ही जोड़ी आँखें जुड़ गईं एक कलेक्टिव ड्रीम देखने के लिए। वो एक ऐसा ड्रीम जो पहुंचा पद्मश्री तक भी। नाम रजनी बेक्टर। साथ है मेरे। रजनी जी, स्वागत है आपका एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया इस बातचीत के लिए। मेरा इट्स माय प्लेयर। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके पास बैठी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। रजनी जी, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपसे क्रेमिका के बारे में पूछा होगा, आपकी फर्म के बारे में पूछा होगा, बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में पूछा होगा। मैं आपसे यहाँ सिर्फ रजनी के बारे में बात करनी है। अच्छा, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बहुत ही अनजान इंसान है और वो पूछे रजनी बेक्टर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? रजनी बेक्टर जो है एक ऐसी शख्सियत है जो अपने मन से, अपने प्यार से और अपनी हम्बलनेस से जो है अपना काम करती है। शुरू से ही आदत है। किसी के साथ लड़ नहीं सकती, किसी के साथ ऊंचा बोल नहीं सकती और प्यार के साथ ही सबके साथ, और प्यार से काम भी जो करती है वो प्यार के साथ करती है, प्यार और मेहनत के साथ और सच्चाई के साथ। उसको रजनी बेक्टर कहते हैं। अगर हम ये बात कहें कि एक ऐसी शख्सियत जो प्यार से बनी है, जो एक पैशन से बनी है और ट्रू ऑनेस्ट कैरेक्टर है। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके कुछ ख्वाब होंगे कि आगे चल के मैं ये करूँगी, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। क्या इमेजिन किया था आपने? मैंने ऐसे कुछ इमेजिन नहीं किया था क्योंकि मेरी इतनी छोटी एज में शादी हो गई थी। जो पढ़ना होता था कि वो पढ़ के कुछ बनना है, कुछ आगे जाना है और अपने पैरों पर करना है। और उस टाइम पर मैं एक डरपोक लड़की थी। अच्छा। डरपोक लड़की थी जो मैं लड़कों से बहुत डरती थी।
अच्छा। मेरे को लगता था कि जैसे मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि मेरे को कोई लगता था कि पीछे आ रहा है तो मैं भागना शुरू कर देती थी। अच्छा, मेरे को ऐसी आदत थी उस टाइम पर, डरती थी मैं। क्या कुछ ऐसी घटनाएं थी? घटना कुछ नहीं हुई थी, घटना मेरे साथ कुछ नहीं हुई है, क्योंकि मेरे कजन्स और मेरे ब्रदर वगैरह सब सेव कर देते थे मेरे को। जहाँ भी मैं कहती थी मैं सारे को शिकायत कर देती थी कि अच्छा। मेरे को ऐसे लगता है तुम इसको ठीक कर दो। बिकॉज ऐसे मेरे को कोई चीज़ नहीं थी कि भी सिर्फ होता था कि अपना आपने पढ़ना है, कुछ बनना है और अच्छी तरह से आगे को जाना है लाइफ में। और जो चीज़ है लाइफ में होता है कि आपको एक पैशन होता है, जो घर से वही सीखा था, अपने माँ बाप से भी वही सीखा था कि सच्चाई से और प्यार से रहना और सबसे करना और मेहनत से करना सब कुछ। और ऐसे था कि जिस परिवार से आई थी, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन, उसके भाई, उसके फादर सब एजुकेटेड थे बहुत ज़्यादा, और सारे बीच में से सारे 3-4 जने तो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जी, मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार बताएं अपने पीयर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मैटरनल होम के बारे में। वो कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, बचपन कैसा था आपका? मेरा बचपन ऐसे था कि मेरे जो फादर थे वो अकाउंट्स हेड थे, इंडिया के अकाउंट्स ऑफिसर थे, एंड पाकिस्तान में बेसिकली जेलम को बिलोंग करते थे, पर जेलम में रहे नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि उनके जॉब के बाद बिकॉज उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पिक करा हुआ था, मास्टर्स करी हुई थी। तो जब हमारे फादर बताते थे कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 8 स्टूडेंट थे सारी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। सारी यूनिवर्सिटी में 8, मतलब उस टाइम पर लोग पढ़ते ही नहीं थे, ज़्यादा जाते नहीं थे। वहाँ से क्या कहते हैं हमारी जो जर्नी है, क्योंकि हमने अपने नाना जी को देखा। हमारे नाना जी गुजरात में रहते थे, पाकिस्तान में था, गुजरात था। वो बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे और बहुत सच्चाई से चलने वाले थे, और गुजरात के एक तरह रिचेस्ट आदमी थे, और उन्होंने स्कूल भी चलाते थे, कॉलेज स्कूल भी चलाते थे, साथ में और भी काम थे उनके, कई काम थे। सो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। जब महात्मा गांधी जी, ज्वाला जी उनके साथ ही जाके रहते थे, उनके पास ही रहते थे उस ज़माने में। और जो हमारे फादर थे और सारे थे, तो हमें जो था ना बचपन में भी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी बहनों भाइयों में से, बहुत छोटी थी, वो बड़े थे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। वो मेरे को बड़ा लाड करते थे, प्यार करते थे, और प्यार बहुत मिला बचपन से इतना प्यार मिला। और जो था कि मदर भी जो थी, फादर थे, वो भी बहुत लाड करते थे, और सारे रिलेटिव्स जितने भी थे ना, क्योंकि मैं यंगेस्ट चाइल्ड थी फैमिली में एक तरह से, तो वो सारा जरा जैसे कहते हैं कि ना प्यार होता है ना चारों तरफ से, तो प्यार के साथ पलने वाला बच्चा है ना, मैं वो थी। क्योंकि प्यार ही पर झिड़की मैंने कभी खाते नहीं देखी कि कैसे कहते ऊंचा कोई बोल रही मेरे को या कुछ भी, मैंने नहीं देखा लाइफ में। और वो प्यार देखा क्योंकि बहन भाई भी जो थे वो भी सारे बहुत इंटेलिजेंट थे। और उस ज़माने में जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, मेरे पेरेंट्स ने उनको कनेक्ट कॉलेज लाहौर पे हॉस्टल में रख के पढ़ाया था, मास्टर्स कराई थी उनको, मास्टर्स MA BEd किए थे उन्होंने। और मेरे ब्रदर भी थे, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, दादी में बहुत ज़्यादा ऊपर पड़े हुए थे, मतलब कि मास्टर्स में उनके 100% मार्क्स थे मेरे ब्रदर। अच्छा। मास्टर्स। सो दीज आर द थिंग्स विच है जो ना लाइफ में आपको बहुत अच्छी लगती है, जो लगता है कि आपको जो लगता है कि जैसे हमारे भाई बहन ऐसे थे, मेरे माता पिताजी ऐसे थे, रिश्तेदारों भी ऐसे थे सारे, तो मेरे को भी कुछ आगे ही जाना है, मेरे को पीछे नहीं हटना, मेरे को भी अपने आप से वैसे ही लाड प्यार से के साथ सबके साथ रहना है। ये मेरी ज़िंदगी में बचपन से यही चला है। जी, जब हम बात कर रहे थे इनसे, इनके परिवार के बारे में, जो आंखों में चमक आई थी ना, वो बहुत अद्भुत थे। रजनी जी, आप दिल्ली कब आए, और दिल्ली में आपका सफ़र, कुछ यादें हैं, कुछ अच्छी, कुछ खट्टी मीठी, अगर शेयर करना चाहें? जब 47 में पाकिस्तान बना था, तो उस टाइम में हम लोग पहलगाम में थे। अच्छा। पहलगाम में गए क्योंकि हमारे नाना जी जो होते थे वो पहलगाम चले जाते थे, 3 महीने के लिए छुट्टियां होती थी स्कूल्स में, तो सारी फैमिली इकट्ठे होकर रहते थे वहाँ पर। तो हम लोग सब पहलगाम में थे, तो पाकिस्तान बच गया था। तो हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स के पास जो कुछ था, मैं तो बहुत छोटी सी थी, 6-7 साल का बच्चा क्या होता है, पर मेरे को मेमोरीज सारी हैं तब की, मेरे को मेमोरी कोई भूली नहीं है तब की बिल्कुल भी। और हम लोग वहाँ पर रहे, तो पाकिस्तान में हमारे पास वो था जो हिल स्टेशन पर होता है किसी के पास, और कुछ नहीं था हमारे पास। तो सब मेरे फादर भी वहीं आए हुए थे, वो भी मतलब की छुट्टी लेके आए हुए थे बाद में। जो चीज़ है कि वहाँ पर आपको लगता था कि जैसे आप हम लोग यहाँ पर अब क्या होगा, पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो मेरे मौसा जी थे, गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के उस टाइम पर। अच्छा। तो उस टाइम पर गवर्नर थे, तो हम लोग फिर कुछ महीने वहाँ के 3 महीने कंप्लीट करके फिर बटोत में आके रहे, खुद में भी रहे, फिर बटोत में ज़्यादा रहे, कुछ देर रहे। फिर उस टाइम पे फिर दोबारा पाकिस्तान के जो कुछ हो गया था, आर्मी अटैक हुआ गया था, उस टाइम वो हुआ भी था। तो हमें स्टिल याद है मेरे को बचपन में भी कैसे हम लोग छुपे थे और कैसे हुआ था। तो कबायली हमला दबा वाली होता है। फिर उसके बाद में हम लोग जम्मू आके कुछ देर रहे काफ़ी देर। अच्छा।
तो मौसी जी के पास, मासी के पास ही रहे वहीं पर। सारी फैमिलीज, मेरे मामा जी वगैरह भी, हम लोग सारे के सारे ही वहीं पर थे। उन्होंने ही सबको एडजस्ट किया हुआ था वहाँ पर अपने घरों में। तो उसके बाद में सारे को था कि बच्चों ने पढ़ना है, सेटल होना है, लाइफ में होना है, तो बड़ों को था कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, टर्न बाई टर्न सब करके निकलने लगे। तो वहाँ से जो था कि परमिट पर निकलते थे, हमें मौसा जी करके कोई प्रॉब्लम नहीं थी परमिट की, तो हमें तो मिल ही जाना था, उसी टाइम मिल गया था। तो हम लोग उस बस पे जब भी गए तो रास्ते में जब सांबा आया तो वहाँ भी फायरिंग हो रही थी। तो मेरे को स्टिल बचपन में याद है कि कैसे मंदिर के पीछे जाके छुपे थे सारे जने। 8 दिन के बाद एक टोंगा आया, उन्होंने कहा गाड़ी आज आ रही है पठानकोट में, तब चलिए। तो हम पठानकोट उस टोंगे में चले गए, तो गाड़ी नहीं आई। हम पीपल के पेड़ के नीचे 1 हफ्ता रहे। अच्छा, 1 हफ्ता हम पीपल के पेड़ के नीचे रहे थे, गाड़ी नहीं आई थी। ओह, तो गाड़ी उसके बाद में आई, मालगाड़ी थी। मालगाड़ी के बंद डब्बे में, मेरे को अभी भी याद है कि मालगाड़ी के बंद डब्बे में हम कैसे बैठ खड़े थे और कैसे घुसे हुए थे कि एक दूसरे के ऊपर जैसे कोई लदा होता है ना, वो हालत थी उस गाड़ी पे, जितने लोग थे वहाँ पर। और अमृतसर पहुंचे, अभी भी वहाँ पर बॉडीज थी, डेड बॉडीज पड़ी थी वहाँ पर अमृतसर पे। उसके बाद हम जलंधर आ गए थे। जलंधर में मामा जी एक आगे थे जो वहाँ से पाकिस्तान से आगे आए थे, तो वो वहाँ पर शुगर मिल वाले थे, उनके घर में ही रह रहे थे। तो हम भी उनके घर आके रहे 2 महीने के लिए। फिर उसके बाद हम दिल्ली गए। जिस हालत में हम दिल्ली गए, जो गाड़ियों का तब भी इतना बुरा हाल था कि कोई ऊपर लटक रहा है, कोई नीचे लटक रहा है, कोई गाड़ियों में। फिर दिल्ली पहुँच गए। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनका घर था वहाँ पर, मेरी सिस्टर का, क्योंकि मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड के काम थे ना, तो उनका दिल्ली में, बॉम्बे में, कराची में, लाहौर में ऑफिस थे, तो घर थे उनके। तो उनकी शादी हो चुकी थी मेरी बड़ी सिस्टर की। तो वहाँ उस घर में आके हम लोग वहाँ रहे, आसा आसा करके उसी घर में आके हम लोग सारे, मेरे इवन नाना जी, माई मासीज, मेरे मामा, हम सारे उसी घर में आके रहे। और मेरे को बचपन में अभी तक याद है कि हम लोग ऐसे फर्शी लगा के रात को सोते थे सब जने। ऐसे डिजास्टर्स लाइफ में जो बचपन में होते हैं ना, वो आपको कई दफ़ा मेमोरीज छोड़ के जाते हैं। वो मेरे को ऐसी वो मेमोरीज है जो मैं भूलती नहीं हूँ, और मेरी लाइफ में वो एक लेसन ही है, समझ में। आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि कैसी वो जर्नी थी, पहले बंद डब्बे में, फिर खुली मालगाड़ी में। तो कहते हैं ना कि ग्रोइंग अप ईयर्स में जो कुछ होता है हमारी लाइफ में, वो हमको बहुत कुछ अच्छा और बुरा दे जाता है, जिससे हमारी शख्सियत बिल्ट होती है। अब जब इतने साल बाद आप पीछे मुड़ के देखती हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी शख्सियत में क्या कुछ अच्छा वहाँ से आया और क्या कुछ थोड़ा सा डरावना? नहीं, ऐसे है कि बचपन था ना, तो एक आदत बन गई है कि किसी भी टाइम पर कोई भी इंसान जो है मुसीबत में होता है। जैसे वॉर हुई तो उन दिनों में मेरे को बहुत होता था कि मैं काम करूं, तो जाके हेल्प करूं, आर्मी की हेल्प करूं या लोगों की हेल्प करूं, जिसकी तरह से कर सकती हूँ। तो फ्लड्स आए, तो फ्लड्स में भी होता है कि लोगों की हेल्प कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कैसे। बस लगता है कि हेल्प करना ये बचपन में हो जाता है, जैसे बचपन में देखा कि लोग कैसे हेल्प कर रहे थे, वो जैसे आपके अंदर बस जाता है। वो भी आपको भी लगता है कि ऐसे ही हेल्प करनी चाहिए। और उसके साथ ही मेरी कैरेक्टर में भी यही आ गया कि मैं बाद में भी जो था कि इवन देखिए कि लाइफ में सेटिंग होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में एक हो जाता है कि एक नेचर बन जाता है कि आप गरीबों की हेल्प करिए। अब जो नीडी है उनकी हेल्प होनी चाहिए। और आपको क्या है, अगर थोड़ा कम कर लेंगे तो कोई बात नहीं, उसकी हेल्प हो जाए। सो ये मेरे नेचर में ही रहा है, मैं उसी पॉलिसी पर चलती हूँ। स्कूल में डाल दिया, हिंदी वाले स्कूल में, तो वो तखत वो पट होती है, उसके ऊपर लिखना आए ना करे, तो वो 0 हो गया मेरे को। 0 मतलब छोटी सी तो थी बिल्कुल। तो मेरे फादर कहने लगे, ये मदर कहते कि इसको यहाँ नहीं पढ़ना, इसको आप निकालो यहाँ से, स्कूल में भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कुछ नहीं आना होना। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ से निकाल के फिर उन्होंने स्कूल में दाखिल कर दिया, दूसरे स्कूल में। सो इट वॉज दिल्ली में ही रहे काफ़ी देर। तो हम सारे जने आस्ता आस्ता करके वहाँ से शिफ्ट होने शुरू हो गए थे। बट वी स्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम, वहाँ पर रहे हैं हम आपकी सिस्टर के घर पे, क्योंकि सिस्टर ज़्यादा बॉम्बे रहती थी, तो उनके घर में रहे। उसके बाद भी हम वहाँ से शिफ्ट किए। अच्छा, और फिर आप जब कॉलेज पहुंची, हाँ जी, हाँ, फिर जो जर्नी शुरू हुई, और ये शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, ऐसे था कि मेरे ब्रदर इलाहाबाद में पोस्टेड थे, तो हम लोग उनके पास गए थे। तो मेरे ब्रदर शादी को नहीं मानते थे। शादी के लिए तो मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े हुए थे कि तू शादी कर, शादी कर, शादी कर। तो वो क्या करते थे, बहाना मार के निकल जाते थे। तो इलाहाबाद चले के उसके पास जाके रहेंगे तभी वो शादी कर। उन दिनों में 28 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते थे लड़के के लिए भी। आजकल तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आजकल तो 32 की लड़की 40 भी हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस ज़माने में होता था। तो वहाँ चले गए, तो वहाँ पर हम 1 साल रहे हैं इलाहाबाद में। एंड ऑल ऑफ ए सडन ए हेल्दी ब्रदर, जिसको कभी कुछ नहीं हुआ था,
सुबह बुखार चढ़ा, रात को उसकी डेथ हो गई। सो दैट वाज ए सीवियर अटैक ऑफ मेनिंजाइटिस, सो दैट्स व्हाई हाउ ही डाइड। तो उसके बाद में हम दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, वापस इलाहाबाद से वापस आ गए थे। तो दिल्ली आके जो था, आई वाज इन कॉलेज में थी मैं, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, सिस्टर के हस्बैंड थे, उनकी अपनी फैमिली नहीं थी कोई भी। ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हिज एल्डेस्ट डॉटर। वो समझौता करवा रहे थे किसी कंपनी का, तो उन्होंने कहा कोई लड़की हो तो बताना। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऐसे कह दिया कि लड़की है हमारे पास। तो माय हस्बैंड वाज, वो जा रहे थे ऑक्सफोर्ड जा रहे थे रिसर्च के लिए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे फादर को बोला कि आप लड़का देख लो, लड़का अच्छा लगता है, ऑक्सफोर्ड जा रहा है। तो कहते नहीं बहुत छोटी है, अभी नहीं शादी कर सकते, अभी तो बहुत छोटी है। तो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, आप फिर उसकी डेथ हो गई है तो घर में कोई है नहीं है, तो कल को आपको कुछ हो जाएगा तो इसको कौन देखेगा, तो आप बेटर है कि इसकी शादी कर दो। अब लड़का अच्छा मिल रहा है और लड़के को लड़की हमने अपने आप मिलाया था, तो उसको लड़की अच्छी लगी है। तो मेरी मदर नहीं मान रहे थे, कह रहे लुधियाना बड़ा बैकवर्ड सा शहर है। कह रहे उसने कौन सा लुधियाना जाके रहना है जो आपको लुधियाने का फिक्र है, उसने तो ऑक्सफोर्ड चले जाना है, तो उसकी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रही, घर में कोई है ही नहीं है, कौन देखेगा इसको। तो अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो, क्योंकि आपकी भी एज बढ़ रही है, आपकी ओल्ड एज की औलाद है, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगी। तो उस चक्कर में हाँ हो गई। मेरे को तो शादी का मालूम ही नहीं था शादी क्या होती है। बस कहना बड़ा आसान होता है, टर्निंग 18 आफ्टर मैरिज इज नॉट ए जोक, इज नॉट ए जोक। मतलब कि आपको उस एज में कोई ऐसे जो टीवी पर होता है, आजकल के बच्चों को सब कुछ पता है, हमारे ज़माने में नहीं पता होता कि व्हाट इज़ मैरिज एंड व्हाट इज़ योर लाइफ एंड व्हाट इज़ दैट। तो वो चीज़ का जो होता है लाइफ में डिफरेंट फीलिंग थी। फिर आपकी गाड़ी ऑक्सफोर्ड की तरफ निकलते निकलते लुधियाना की तरफ कैसे मुड़ी? वो ऐसे हो गया कि मेरे हस्बैंड जो थे वो ही वाज द ओनली सन, अकेले थे बिल्कुल। और माताजी पिताजी जो थे, मेरे फादर लॉ मदर लॉ, बहुत रोते थे कि आप लोग चले जाओगे तो हमारी को कौन देखेगा। तो मेरे से ना बड़े का रोना नहीं देखा जाता था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने अपने हस्बैंड को इतना प्रेशराइज किया कि वो मानते ही नहीं थे। बिल्कुल पेपर्स तैयार पड़े थे जाने के लिए, हमारा कुछ भी नहीं था कि जो चीज़ ना हुई हो, एवरीथिंग वाज रेडी, सारा कुछ तैयारी पे था। तो पर मैं उनको मना करती थी कि नहीं रहते, तो बहुत रोते हैं बीजी पिताजी, तो अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल बुरा लगता है मेरे को। अच्छा वो उनका रोना, वो भी सच्चे हैं कि उनको कौन देखेगा बाद में अगर हम नहीं होंगे तो उसकी वजह से बड़ी मुश्किल से रोका था मैंने। फिर बाद में वो मान गए थे, तो फिर ड्रॉप कर दिया जाने। अच्छा, एक चीज़ है, जब शादी हुई, आप यहाँ आए, एकदम अलग एनवायरनमेंट होगा, क्या लगा था? हंस गई या अब क्या होगा या कुछ नहीं? नहीं, ऐसे था कि मेरे को पहले मेरे को बहुत शौक था डांस का, टू बी वेरी फ्रैंक। बचपन में लड़कियों को होता है, बचपन में मेरे को इंडियन क्लासिकल का भी शौक था और मेरे को बॉलरूम का भी शौक था। अच्छा। अब ये होता था बच्चे आपस में इकट्ठे होकर सारा डांस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब होता था। उधर में यही होता था कि बच्चे अपनी चलो पार्टी कर रहे हैं, हम लोग आपस में डांस कर रहे हैं और कर रहे हैं, चाहे कजन्स हैं, सारे एक होता मज़ा आता था। तो हम लोग को, मैं लंबी थी, मेरी नीज भी लंबी थी, तो हम दोनों लंबी थी, तो हम अंडर एज होके भी हम क्लब चले जाते थे अपनी सिस्टर ब्रदर लॉ के साथ कि फॉर ए पार्टी। तो हमने वहाँ पर जाके डांस भी कराना, तो कई दफ़ा हंसना भी, उन्होंने कहना देख कितने फ़ायदे उठाती हैं हम अपनी लंबाई के हमारे साथ आके, तो इतना मज़ा आता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ पर क्लब वगैरह नहीं है कोई? कहते यहाँ कुछ नहीं है, लुधियाने में कुछ नहीं है यहाँ पर। मुझे मैं कि यहाँ पर कोई नहीं चाहता, ऐसे कहते कोई नहीं चाहता यहाँ पर ये है ही नहीं, रिवाज ही नहीं है लुधियाने में। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि कहाँ आ गई मैं। तो पर ऐसे नहीं, मेरे को कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि ऐसे कुछ हो कि, पर एक था जरूर था कि मैं होता था कि चलो बाहर खाने के लिए चले जाओ, डिनर आउट कर लो, आप इवनिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप घूम आओ फिर आओ और पिक्चर चले जाओ, दीज आर द ओनली थिंग्स। तो पिक्चर जो हस्बैंड ज़रूर ले जाते थे ज़बरदस्ती, क्योंकि माता जी कहते थे लेडीज़ तो पिक्चर नहीं जाती यहाँ पर। तो हमारे को कभी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी दिल्ली में अपने पेरेंट्स की तरफ से, सर खुली आज़ादी थी, जहाँ मर्जी जाओ। बस मैं समझती हूँ कि जो मेरी थिंकिंग है कि बच्चों को इतना भी ना लड़कियों को करो कि वो उनमें वो फीलिंग ही ना आए कि भी उनको ज़रा भी आज़ादी मिले तो उसका गलत फ़ायदा उठा। क्योंकि जो आज़ादी है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी गलत रास्ते पर जाए। वो जो चीज़ होती है मैं उस पर बिलीव करती हूँ। तो लाइफ में ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ जो थी कि यहाँ पर आके चलो जैसी लाइफ मिली मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। कौन सी फिल्म थी आपने अपने हस्बैंड के साथ सबसे पहले देखी थी? जो ऐसे तो याद नहीं है रहा, याद रहा। फिर भी कोई फिल्म जो यादगार रही हो, जो साथ देखी हो?
नहीं ऐसी है, देवदास थी, वो मेरे हस्बैंड को बहुत, से पता नहीं कितनी दफ़ा देख चुके थे देवदास को, देवदास का बहुत उनको शौक था पिक्चर का। एंड ऐसी थी कई पुरानी पिक्चर्स थी, अब नाम जो है मेमोरी भी लॉस हो जाती है ना, बड़ी हो। तो जैसा आपने बताया कि उस समय माहौल ऐसा था कि अच्छे घर की लड़कियां और बहुएं फिल्में देखने नहीं जाती, हाँ। बाहर नहीं जाती, बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें होती होंगी, हश टॉक्स होते होंगे, वो क्या? वो होते थे, लुधियाना शहर में बहुत होते थे। तो लोग कहते थे मेरे बारे में कि वो तो बड़ी फॉर्म, क्योंकि ऐसे था कि लुधियाना शहर में लेडीज ज़्यादा जाती नहीं बाजार में। यहाँ पर ये रिवाज था कि जो अगर कपड़ा भी खरीदना है तो कपड़े वाली दुकानदार जो थे ना, घर में कपड़े ले आते थे दिखाने के लिए। तो मैं नहीं ऐसी थी, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मेरे को क्या होता था कि मैं कभी बाजार का काम होता था तो निकलती थी, क्योंकि मैं लुधियाने में फर्स्ट लेडी, तब साड़ी का रिवाज होता था। सूट नहीं पहना जाता था, सूट रात को सोने के टाइम पहना था। अच्छा। ये पहले का सब जगह का रिवाज था, साड़ी का ही होता था, सूट कम होता था, सिर्फ होता था स्कूल कॉलेज के लिए होता था, ज़्यादा नहीं सूट्स पहने जाते थे। तो कॉटन साड़ी लुधियाने में मेरे ख्याल मैं फर्स्ट लेडी थी जो पहनती। अच्छा। समझ में। एंड मेरे को बहुत शौक था कॉटन, मेरे को शुरू से शौक है कि आई हैव एन आई, जिसको कहते हैं ना, आई हैव एन आई और गुड क्लोथ एंड अच्छे डिज़ाइनर थिंग्स को, एम्ब्रॉयडरी को देख के एकदम से मेरी बड़े शौक चलता है और चलता है। तो लोग हैरान होते थे, इतनी सुंदर। मेरी बदला कहती सूती धोती पा के कहाँ जा रही है, सूती धोती पहन को मत जाओ, सूती धोती तो पहनता नहीं कोई भी, ये भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती थी मैंने तो यही पहनी है, मैं तो दूसरी नहीं पहन सकती। तो मैं इनफैक्ट बॉम्बे, मेरे ब्रदर पोस्टेड से बॉम्बे जाती थी, दिल्ली जाती थी, तो मैं अपने लिए वहीं से ले आती अपनी चीज़ें। अब मेरी मदर बहुत जो थी, उनकी भी आई बहुत अच्छी थी, शी इज़ अ वेरी गुड टेस्ट, और वही टेस्ट अपने अपनी मदर से फॉलो किया, अपने लिया हुआ है। तो एक तरह से आप यहाँ स्टाइल स्टेटमेंट बन गए। स्टाइल स्टेटमेंट बनी। वो तो अभी भी कई लोग कह देते थे, पुराने लोग हैं ना, कि लुधियाने के लोगों को तो सब कुछ ही मिसेस बेक्टर ने सिखाया है, इन्होंने खाना सिखाया, इन्होंने कपड़े पहनने सिखाए, लेडीज़ को बाहर निकाला, ऐसे बोलते। तो फिर शादी के कितने साल बाद आप मदर बनी? नहीं, मदर तो मैं बन गई थी आप 2 साल के बाद। 2 साल के 2 साल के बाद। वो एक और जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी पूरी। और मेरी मदर को लगता था कि मैंने तो बच्चे आया रखे, सब कुछ करे, वहाँ पर यहाँ पर कोई मेड भी नहीं होती थी, सब कुछ खुद ही करना। कोई खास वजह? नहीं, रखते ही नहीं थे यहाँ पर, लिबास ही नहीं थी, मिलती ही नहीं थी यहाँ पर, कोई मेड नहीं आती, ना कोई आती थी ना कोई मिलती थी, कोई भी नहीं मिलता, सब खुद ही करना पड़ता था। पर मेरी मदर को बहुत नॉलेज थी, तो वो ना मेरे को पूरा रिटर्न भेजते थे, आगे फोर्स लीक होते थे ना, ऐसे रिटर्न भेजते थे कि बच्चे को ऐसे देखना है, ऐसे करना है, अगर कोई ऐसे बोले तो नहीं सुनना उसकी, सारा कुछ मेरी मदर सारा कुछ लिख के भेज देती थी मेरे को। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे आप अपने मदर का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि वो समझाती थी, वो हेल्प करती थी, क्या अब आपको लगता है कि अगर मदर अवेयर हो तो बच्चों की अपब्रिंगिंग जबरदस्त होती है? बिल्कुल होती है, मदर की गाइडेंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ है कि ज़िंदगी में मैं सबको ही सिखाना चाहूँगी, जो स्पेशली आजकल के जो जनरेशन है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी बहस होती है तो डिवोर्स पर चले जाते हैं बच्चे। ये जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, टॉलरेंस होती है, बहुत ज़रूरी होती है एक लेडी की लाइफ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही टॉलरेंस पे होना चाहिए। और लड़कियां जो होती हैं, दे वांट एवरीथिंग, हर एक चीज़ है कि हर एक चीज़ मिल जानी चाहिए, वो नहीं मिलती है। मेरी मदर इन लॉ ना कई दफ़ा उनको बोलने की आदत थी, तो टेढ़ा मेरा भी बोल देती थी मेरे को। तो एक दिन मैंने अपनी मदर को बोला कि मेरे को माता जी ने ऐसी बात बोली, कहते तूने आज मेरे को बोला है ना, आज की बात मत बोलना, वो बड़े हैं और तू जवाब नहीं कभी देगी उनके आगे, वो बड़े हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी फ़र्ज होता है बच्चों का। तो मैंने वो चीज़ सारी लाइफ में की, सारी लाइफ जब तक वो जिंदा रहे हैं, मैंने नहीं उनके आगे लफ्ज़ भी बोला। मेरे जब बच्चे छोटे थे, जो दोनों छोटे बेटे थे, तो वो कई दफ़ा कहते माता जी आप तो बहुत बोलते रहते, अम्मी जी तुसी बोलते रहते, मम्मी तो जवाब भी नहीं देते, मम्मी तो जवाब भी नहीं देते। तो मतलब ये चीज़ें जो मेमोरीज़ हैं, तो मेरे को लगता है कि माँ अच्छा सिखाती है ना, तो बच्चे लड़कियाँ सीखती हैं। जब माँ उल्टा सिखाएगी तो लड़कियाँ भी उल्टा चाहेंगी। सो ये चीज़ जो आजकल की जनरेशन है, मदर्स आर नॉट देख नहीं रही हैं कि उनके बच्चे लड़कियाँ किधर को जा रही हैं, सोच ही नहीं रहे ना वो लोग बच्चों के बारे में, तो सोच ही नहीं रहे कि उनकी लाइफ के बारे में सोच ही रहे, एकदम से उनको डिवोर्स चाहिए। तो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा भी नियर है, हर एक शहर में चल रहा है, ये नहीं है कि एक दिल्ली बॉम्बे में चल रहा है, और सब जगह ही चल रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो है, मैं समझती हूँ कि एक लेडी में ये क्वालिटी होनी चाहिए। जी। अब जैसे आपके 3 बेटे हुए? हाँ जी, 3 बेटे हुए। फिर आपने अभी बातचीत में भी बताया, मैंने इंटरनेट पे भी जब ढूंढा था, हाँ, कि वो लोग स्कूलिंग उनकी हॉस्टल हॉस्टल में। हाँ जी। तो फिर आप अकेली रह गई होंगी? फिर अकेली रही, तभी मैंने काम शुरू किया।
कैसे ये जर्नी देखिए, कैसे हाँ, शुरू हुई? वो जर्नी ऐसी है कि हम लोगों ने पहले हम शहर में रहते थे, तो सारा लुधियाने के लोग ही शहर में रहते थे ज़्यादा, कोई भी बाहर सिविलाइज भी नहीं रहता था। फिर उसके बाद में हमें हुआ कि थोड़ा बाहर रहना चाहिए, थोड़ा सा बाहर रहेंगे, तो फिर हमने बंगलो बनाया बाहर। तो वहाँ आके बच्चे पहले ही मैंने जो शहर में रहते थे तभी बच्चे हॉस्टल भेज दिए थे, क्योंकि मेरे को लगता था गली में रहते हैं, माहौल अच्छा नहीं होता, बच्चों के डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों में वो कल्चर आए, तो इनको भाई मैंने भेज दिया था तीनों को हॉस्टल। तो उसके बाद मैं अकेली थी, बिल्कुल माता जी की भी डेथ हो गई थी, तो फिर मैं अकेली थी या पिताजी थे साथ में, तो टाइम नहीं बीतता था। तो टाइम नहीं बीतता था तो मैं तो होता था कि छोटी मोटी कोई क्लास कर ली, कुछ कर लिया, अपने इधर से उधर चले गए या कुछ। और मेरे को ऐसी आदत नहीं थी कि किसी घर में कॉफ़ी के लिए चली जाऊँ, लेडीज़ के किसी के कप मारने चली जाऊँ, वो मेरी आदत नहीं थी। मैं आइदर आई यूज्ड टू रीड क्वाइट अ बिट, बहुत पढ़ती बहुत थी मैं, बुक्स वगैरह सब तरह की किताबें पढ़ती थी मैं। अच्छा, Even you can say novels also, even religious books also, even some other things also on any matter or something. बिल्कुल शौक था किताबें पढ़ने का, बहुत शौक था, तो बहुत पढ़ती बहुत थी मैं। और यहाँ मैं कुकिंग में लगी रहती थी, तो करूँ क्या, सारा दिन हस्बैंड मेरे सुबह चले गए काम पर, 8:30 बजे 9 बजे चले जाते थे, तो शाम को आते थे 7 बज जाते, तो इतना सारा दिन बिताना कैसे है, क्या करना है। और वो जो इतना सारा बनाया वो खाता कौन था? खाएगा खाता कौन था, ऐसे था कि मेरे घर पे स्विमिंग पूल था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को बुला लेती थी उनको स्विमिंग के लिए और खिलाती थी। वो लड़ती थी मेरे साथ, क्या करती रहती थी, बच्चों को इतना खिलाती है। मैं कहा किसी को तो खिलाऊंगी, फिर रात को उन लोगों को बुला लेती थी कि आप लोग भी आ जाओ, ये तो खत्म नहीं हुआ, सब पड़ा है। यूयू में डेयरी टेक्नोलॉजी का एक 1 मंथ कोर्स था, उसमें था मिल्क की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, क्रीम की कैसे होनी चाहिए, मिल्क पाउडर कैसे, बटर कैसे बनता है, ये चीज़ें ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर था। उसमें एक वनीला आइसक्रीम थी, तो मैं वहाँ पर भी जाके उनको ना डीन को बोल देती थी कि आपके पे यहाँ से स्मेल आई है, ये आया है, वो आया, आपको ऐसे अच्छा नहीं है। तो वो मैं कहते थे बहुत नुक्स निकालते हो मिस इंस्पेक्टर आप। तो मैं क्या करूँ, मेरे को जो नुक्स दिखता है मैं बता देती हूँ आपको कि ये नुक्स है यहाँ पर आपके। तो वो वनीला आइसक्रीम के साथ मैंने घर में आके ना हैंड चर्नर आइसक्रीम के साथ एक आध फ्लेवर ऐड कर लेती थी। आज इसमें ये डालते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, आज इसमें ये डालते हैं तो क्या बनता है। तो 40 फ्लेवर्स डेवलप कर लिए थे मैंने, फिर उनकी टॉपिंग्स डेवलप कर ली। जो डीन थे वो मेरे फ्रेंड बन गए थे हमारे, वो कहते थे इतने तो मेरे को नहीं आते बनाने, और ही वॉज ए ट्रिपल डॉक्टरेट डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ही वॉज अथॉरिटी। और तो कहते इतने तो मैं भी नहीं बना सकता, तू कहाँ से। देन ही स्टार्टेड सेंडिंग स्टूडेंट्स टू मी टू लर्न। अच्छा, तो स्टूडेंट्स को भेजते थे कि मेरे स्टूडेंट्स को सिखा, तू बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा करती है, तू 10 मान डेवलप किया है, तूने इतना डेवलप किया है जो कर ही नहीं सकता कोई भी, तो इतनी तेरे पे थिंकिंग है। केक्स बनाने शुरू किए तो केक्स में डेवलपमेंट, ये कर लो वो कर लो, अच्छा ये चीज़ चीकनी बनी, इसको सैलेड पर अगर ये डालूंगी तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे ट्रायल्स मारती रहती थी मैं बैठी किचन में टाइम बिताने के लिए। तो ये आपका एक तरह से रियाज कर रहे हैं। रियाज करा। हाँ, इस रियाज के बाद कब लगा कि नहीं अब थोड़ा सीरियसली इसको परस्यू करना चाहिए? वो ऐसे है कि कुछ देर के बाद मेरे हमारे फ्रेंड्स ही तो थे, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर BK आहूजा करके, तो वो यहाँ पर काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, तो ये हमारे फ्रेंड थे। तो कहते थे क्यों अपना टाइम वेस्ट करती, काम कर काम कर। मैंने कहा मैंने कौन सा काम करना है, मैंने नहीं कोई भी काम कुम करना। तो इसे नहीं तू काम कर, तू अपनी टाइम वेस्ट कर रही है, तो क्या कर रही है, सारा दिन बस खिलाने पिलाने में लगी रहती है। तो मेरा खिलाने पिलाने का ऐसे हाल था कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं पार्टीज़ करती थी, मैं 200 लोगों की पार्टी विदाउट एनी हेल्प, स्टाइलिश पार्टी करती थी। अच्छा, अपने आप बनाते सारा कुछ। लोग हैरान होते थे तो करती कैसे है, ये करती कैसे, वैसे बता तो सही, तो करती कैसे है। मैं कहा मैंने तो कर लिया, पता नहीं कैसे करा, बिकॉज जिसमें स्टाइलिश ड्रिंक्स, मॉकटेल्स एंड ऑल स्टाइलिश बनाती थी, स्टाइलिश सैलेड, स्टाइलिश एवरीथिंग, और 200 लोगों को बिना सर्विस, बल्कि सिर्फ एक हेल्पर सर्विस होता है, मैं अपने आप ही सर्विस कर लेती थी, अपने आप ही सब कुछ करा दी, किसी को नहीं बुलाती थी, कोई आउटसाइडर से जाती, फिर लॉन में ही पार्टी हो जाती। तो ये चीज़ें जो ना एक शौक था मेरे को, बस शौक से पूरा करती रहती। फिर वो जो कि बहुत फिर मैंने फेट्स पे काम करना, फेट्स पे 2-3 4 दफ़ा लगाया स्टॉल, बड़ी हिट हुआ बहुत ज़्यादा। तो इवन चांस की बात है कि क्वालिटी आइसक्रीम वाले जो हैं वो अब हमारी रिश्तेदारी भी है उनके साथ, तो वो मेरे को कहते हैं लुधियाने से आपने हमें पकाया था। पहले उनकी फैक्ट्री होती थी लुधियाना में, तो उन्होंने बंद कर दी थी फिर बाद में यहाँ पर, तो कहते हैं आपने पकाया था हमें क्वालिटी कैसे। तो मैं कैसे, मैं कौन हूँ पकाने वाली किसी को, मैं तो कोई पकाने वाली नहीं हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं कि मैंने अपने बड़े शौक को जो है ना, जो फिर पार्लर खोल लिया, एक आइसक्रीम पार्लर। फिर आइसक्रीम मैंने तब भी उसके बाद उनके बहुत कहने के बाद मैंने 78 में स्टार्ट किया था।
1978 में। इसमें आपके हस्बैंड का कितना है? मेरे हस्बैंड ने कभी इंटरफियर नहीं किया था, ही वॉज ऑलवेज ए वेरी पुशिंग पर्सन। क्योंकि पहले मेरी आदत थी कि मैं जब ये काम नहीं करती थी ना, तो मेरी आदत थी कि मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी पुअर पेशेंट्स को देखने के लिए, उनके इलाज का, ट्रीटमेंट का, उनकी दवाइयों का, उनके खाने का अरेंज करना, सब मेरी ये था। सारे लुधियाने के हॉस्पिटल्स में जाती रहती थी, मैं काफ़ी विजिट करती थी। और मेरे को ऐसे होता था NGOs में जाओ, वहाँ पर जाके किसी को काम के लिए करो। NGOs के साथ मेरे को ऐसी अब इन्वॉल्वमेंट है। अभी भी मेरी एक डॉटर लॉ है, उसे खुला हुआ NGO फॉर मेंटली चैलेंज बच्चों की, तो वी आर वर्किंग ऑन इट ऑल्सो। जो मेन स्टार्ट हुआ दैट वाज फ्रॉम यहाँ पर MLA जो थे, उनकी वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा 3000 बंदे का काम है, तो तू कर। मैंने कहा मैंने नहीं करता, मेरे को तो पास कुछ है ही नहीं है। मैंने क्या करता, मैंने आइसक्रीम और यूनिट भी नहीं लगाया था अभी। तो मैंने हैंड चैनल आइसक्रीम से बनाई थी उनके घर की आइसक्रीम, और उनकी सैलेड्स एंड पुडिंग्स बनाई थी। और उन्होंने कहा नहीं करेगी तो फिर देख ले, तेरी मेरी लड़ाई भी है। और मैंने लोगों को कहते उसने बनाया, कुछ नहीं, लोग बिना खाए चले जाएंगे। तो वो मैंने किया था अकेली ने, विदाउट एनी हेल्प। अच्छा, विदाउट एनी हेल्प। 3000 लोग। 3000। अच्छा, एक लड़की हाँ जिसको हमेशा लगता था कि कोई पीछे चल रहा है, हाँ, डर रही है, हाँ, वो अपने भाइयों से कह रही है इसको ठीक कर दो। हाँ। वो लड़की जब बिजनेस में उतरती है, उसको डर नहीं लगता? नहीं, मैं बहुत बोल्ड हो गई थी, मेरे हस्बैंड। अच्छा। ही हैज मेड मी बोल्ड। उसके बाद मैं शादी के बाद ना, मैं थोड़ा सा इतना हो गई थी कि मैं बोल्ड हो गई थी। तो मैंने कहा लोग मेरी बातें बहुत बना रहे हैं। वो मेरे 78 में लोगों ने मेरी बातें बहुत बनाई थी। छोटा शहर था, फर्स्ट लेडी फ्रॉम ए गुड फैमिली जिसने काम शुरू किया था। और फिर जो होता है कि बिकॉज एज ए यंग गर्ल आई वाज क्वाइट ब्यूटीफुल आल्सो, और गुड लुकिंग एंड स्मार्ट, मतलब कि काफ़ी एक्टिव थी, सारा कुछ थी। तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। तो कहते मेरी तरफ से खुली आज़ादी, तो जो मर्जी कर। दैट वे ही वाज वेरी गुड माय हस्बैंड। तो मैंने पब्लिकली जा के वो झपट की, लोगों की वो झपट की, वो करी कि मैंने छोड़ा नहीं किसी को भी, ना आदमियों को छोड़ा ना लेडीज को छोड़ा। जैसे जब तक झपटो ना उनको सुना के, तब तक ये ठीक नहीं होते जो बकवास करने वाले। कोई एक ऐसा इंसिडेंस जो आपको याद रह गया? नहीं, इंसिडेंट्स तो ऐसे ही हो जाते हैं ना। वो तो कहते हैं कि ऐसी लेडीज तो कैरेक्टरलेस भी हो जाती हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। यहाँ के छोटे शहरों के लोग बोलते थे तब जमाने में। तो देन फिर आपको वैसे ही जवाब देने पड़ते हैं ऐसे लोग। तो आपने क्या जवाब दिया? नहीं, जवाब क्या दिए, जवाब तो दिया कि मैं जो जिंदगी है ना, उसको पहले अपने आप को, अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर क्या है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। और तुम जो देखोगे ना, तो तुम्हारे को मैं अब सीधा करूंगी। मैंने बहुत कुछ किया था उनके साथ, पर मेरे हस्बैंड ने मेरे को ब्रेवो ही बोला था। अच्छा। और इससे डू व्हाटएवर यू वांट, ही इज वेरी हैप्पी। एंड आई हैव सीन के माय हस्बैंड वाज सच ए पर्सन, जिसने मेरे को जो भी अवार्ड मिलता था, ही यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मतलब उन्होंने कोई भी एक ऐसा पल नहीं छोड़ा जिसमें आप थोड़े भी पीछे हट जाएं या नहीं, वो हमेशा इनिशिएटिव दे, खूब पुशिंग थी। प्रेमिका नाम कैसे पड़ा? प्रेमिका नाम तो ऐसे पड़ा कि जब मशीन आ गई घर पे, तो मशीन आ गई तो देन मेरे हस्बैंड का अपने ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई मैं आदमी भेज रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तेरे नाम को नाम बता दे। तो मैंने कहा अभी तो नाम सोचा ही नहीं, मेरे को सोचने दो। इसे सोचने को टाइम नहीं, आदमी खड़ा जाने को अभी जाएगा, अभी बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्रीमिका से क्रीम से बना दी, क्रीमिका कर दो। दैट वाज द ओनली थिंग हाउ इट क्रीम। और एक झटके में नाम लिया उसका। और क्रीमिका आगे बढ़ा। फिर बेकरी चल दी। उसके बाद में ऐसे था कि 78 से लेकर 90 तक मैंने यही पार्टीज के काम किए, जो मेरे बाय वर्ड ऑफ माउथ। तब कोई मीडिया नहीं था, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं था, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा। सारे पंजाब में मेरा जा रहा था सामान, शादियों के लिए, बड़ी पार्टीज के लिए। और इवन यूपी में जा रहा था, यूपी में भी जा रहा था, चंडीगढ़ में भी जाता था, दिल्ली में भी जाता था, दिल्ली में भी बहुत जाता था मेरा सामान, जगह जगह जाता था। मतलब कि बनारस तक, देहरादून तक मेरा सामान सारी जगह। 78 से 90 के बीच में कितने लोग आपके साथ काम कर रहे थे? मेरे साथ सिर्फ एक हेल्पर था जो बर्तन साफ करता था और एक कटिंग चॉपिंग करता था। मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली। 3 लोगों ने 12 साल चला। हाँ जी, मैंने सारा काम खुद ही करती थी। जो ना तो मैं आइसक्रीम के लिए उनके ऊपर डिपेंड करती थी, ना मैं सैलड्स के लिए ना पुडिंग थी, वो सब कुछ मैं करती, सिर्फ चॉपिंग करवाती थी। अब इसमें एक बहुत महीन सा सवाल है। हाँ। चूंकि आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां इतनी खूबसूरती से निभाई हैं। हाँ। आप मदर हैं 3 बच्चों की, वो हॉस्टल में थे, वो घर भी आते होंगे। आप कहती हैं 18 घंटे काम करती थी। तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल नहीं होता? मैंने बैलेंस पूरा मेंटेन किया हुआ था। जब मेरे बच्चे हॉस्टल से आते थे
तो मैं अपना पूरा टाइम बच्चों को देती थी, अच्छा, फिर मैं रात को काम करती थी। ओके। शाम के टाइम में जब फ्री हो जाती थी ना, जब बच्चे नहीं होते थे तब करती थी, क्योंकि बच्चों का निगलेक्ट नहीं करती थी। मतलब मैंने बच्चों को कभी निगलेक्ट नहीं किया। ये नहीं हुआ कि उनके पास खाने के टाइम मैं उनके साथ नहीं हूँ या उनके साथ बैठी नहीं हूँ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बिजी है तो तब मैं काम कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते थे रात को इतना जागती रहती है, तू इतना क्यों वेस्ट करी है, इतना टाइम छोड़ दे इस काम को। तो मैं कहती थी अब छोड़ूंगी नहीं। मतलब जिसने शुरू करने के लिए मोटिवेट नहीं, किया। मेरे हस्बैंड ने कभी इंटरफियर नहीं किया मेरे काम में, कभी भी नहीं इंटरफियर, और ना मेरे हस्बैंड ने एक 10 रुपए भी मेरे काम में से लिए। अच्छा, खर्चे नहीं, इसे ये तेरा पैसा है, तू जान तेरा काम जाने, मेरा कोई मतलब नहीं इसमें। फिर आपका एक्सपेंशन शुरू हुआ। हाँ, एक्सपेंशन। पहला एक्सपेंशन आप किसको मानती हैं? पहला एक्सपेंशन वाज 91 में। पहले तो मैंने ब्रेड को बड़ा किया और साथ में फिर बिस्किट्स का यूनिट लगाया। देन वी बिकेम प्रोफेशनल। सो दैट प्रोफेशनल में उसमें हो गया कि सारे प्रोफेशनल सब एंड बड़ी मशीन्स वगैरह लगाई हमने, बिकॉज ऐसे था कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं, तब भी मेरे हस्बैंड नहीं थे बीच में, नहीं थे, तो बड़ा यूनिट था, तो नेचुरली पैसा पूसा की अरेंजमेंट करना था, बैंक से लोन लेके दैट स्टार्टेड। तो देन इट कैरीड ऑन लाइक उससे चला कुछ देर, तो वो काम चलता रहा। उसके बाद में नेचुरली बीच में जो था, हमने कोई इन्वेस्टर्स को ढूंढा कि इन्वेस्टर कोई मिले बीच में, तो गोल्डमैन सैक आए। डोनाल्ड को कोई भी उनका सप्लायर नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो बंस का सप्लायर। फिर उन्होंने दिल्ली में उनको किसी ने कहा मिसेस बेक्टर को देख लो जाते वहाँ पर, क्यों वी वर इन ब्रेड्स ऑल्सो ना, तो ब्रेड बना रहे थे यहाँ पर। तो जब वो क्या कहते हैं आए, उन्होंने यहाँ पर आई 10 दिनों की टीम आई थी मैकडॉनल्ड्स की, आए तो उन्होंने हमारी वर्किंग देखी, तो देन दे वर वेरी हैप्पी एंड दे से कि लेट्स स्टार्ट विद। तो बिजनेस स्टार्टेड, सैंपल्स बनने शुरू हो गए। हमारे को 1 साल लग गया उनके साथ सैंपल्स बनाते, सैंपल्स पास ही होती, तो वीट नहीं पास हो रही थी। जो वीट प्रोसेस है ना, पंजाब की वीट नहीं चल रही थी उसके साथ, तो हम भी तंग आ गए थे। मैं बहुत तंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मैंने कहा था इनको बोलो भाग जाए यहाँ से, इनको भगाना पड़ेगा अब यहाँ से, अब मेरे को नहीं कराना। तो उसके बाद में मध्य प्रदेश की वीट आई तो वो छूट कर दी। तो इसके साथ फिर हमारा मैकडॉनल्ड का स्टार्ट हो गया काम। फिर मैकडॉनल्ड का काम स्टार्ट हुआ तो उसके साथ में उन्होंने कहा कि आप सॉसेज भी शुरू कर दीजिए, मेयोनीज से सॉसेज शुरू। तो हमारा क्वेकर ओट्स अमेरिका शिकागो के साथ हमारी कोलैबोरेशन हो गई थी। तो उसके साथ में हमारी लंदन की एक पार्टी थी, उसके साथ क्रम्स की भी हो गई थी शुरू। वो भी काम हमने शुरू कर लिया, मैकडॉनल्ड्स का भी शुरू कर लिया। तो हमारे सॉसेज, मेयोनीज, अभी तो ओनली वन है जो इंडिया में जो एगलेस मेयोनीज बनाते हैं। और हमारी केचप भी हमेशा ब्लाइंड टेस्ट पे फर्स्ट आती है, टॉप करती है। और सारी चीज़ें जो थी कि कर दी हमने शुरू कर ली। अपने आप ही बीच में सैलड ड्रेसिंग्स ऐड करी, फिर और चीज़ें ऐड करी, बीच में ड्रिंक्स ऐड करे, काफ़ी कुछ अपनी चीज़ें डेवलप करके उसमें ऐड करी हमने काफ़ी कुछ। एंड हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐसी चीज़ें काफ़ी सॉसेस वगैरह डेवलप करके डाली। अच्छा, जब आप पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गए, आपने कई प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, लुधियाना शहर आपने छोड़ा नहीं, लुधियाना को आपने बनते बढ़ते देखा, तो जब आप इतने प्रोफेशनल्स हायर कर रही थी, कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि ऐसी मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर से बाहर निकलना चाहती हैं पर नहीं निकल पा रही हैं, तो क्या कुछ सोचा उनके लिए कि कैसे उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्या किया जाए? नहीं, ऐसे नहीं आया, पर मेरे पास जो कोई आता था तो उसको गाइडेंस जो देती थी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही थी सोशल सर्विस जो कि मैं और लेडीज़ के लिए कुछ कर सकूँ, कि जो करूँ भाई। वैसे उनको होता था कि जो भी लेडीज़ करना चाहती है उनको ज़रूर चाहिए। मतलब आपकी वर्कफोर्स में लेडीज़ हैं? हाँ, अब तो बहुत है। अच्छा, अब तो बहुत है। अब तो ऐसे है ना कि अब जो है उसके बाद में बच्चे भी आ गए ना काम में, फिर बच्चे भी आ गए। एंड देन ये पहले मेरे हस्बैंड तो बहुत सालों के बाद आए जब टेररिज्म बहुत बढ़ गया था तब। अच्छा। हमारा जो बिजनेस है उसमें टेररिज्म का, विलेजर्स के साथ था, उसमें टेररिज्म का बहुत हो गया था। मेरे बड़े बेटे पर अटैक भी हो गया था, तो थोड़ा सा हम स्केरी हो गए थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हमने कहा वो काम बंद कर। तो उसके साथ में फिर उसके बाद में ऊना में फैक्ट्री लगाई, काफ़ी बड़ा यूनिट ऊना में लगाया। एंड उसके बाद में दिल्ली में लगाया। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए थे, इनके आगे बच्चे बड़े हो गए थे, तो नेचुरली होता है कि इतनी बड़ी फैमिली को ना कई दफ़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चा किसी टाइप का काम चाहता है, कोई किसी टाइप का काम चाहता है, तो इनकी सेपरेशन कर दी थी बच्चों को। अब आप क्या करती? अब मैं सब बच्चों के साथ हूँ, जिसको जहाँ ज़रूरत होती है मैं उसके चली जाती हूँ, उसको बताया जाती हूँ तेरी ये चीज़ ठीक कर लो, वो ठीक कर लो। और फेवरेट पास टाइम अब क्या है? अब तो बहुत सारे अब जो है कि कोई ज़्यादा रीडिंग नहीं होती मेरे से, ऐसे है कि मेरा रूटीन वैसी लाइफ में रूटीन है कि मैं सुबह उठती हूँ, आई हैव टू टेक बाथ
and everything, and then I have to do my puja for 1.5 hour minimum is my puja time that I do. अगर मेरे को जल्दी कहीं जाना होता तो मैं 4 बजे भी उठ जाता, 3 बजे भी उठ जाता। मेरी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आई एम इन्वॉल्व विद फिक्की ऑल्सो, मैं फिक्की की मेंटर हूँ यहाँ पर लुधियाना में। फिक्की वालों ने 25 आउटस्टैंडिंग वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिए थे, तो मेरे को भी उन्होंने दिया था, तो मैं दिल्ली गई थी लेने के लिए। इंडिया गेट के पास ही है ना फिक्की का सेंटर, तो वहाँ पर था प्रोग्राम। तो मैं जब वहाँ पर बैठी थी तो मेरे साथ में 15 लेडीज जो थी ना, वो पद्मश्री एंड पद्मभूषण। तो मैंने इसे रहा नहीं गया, तो मैंने चेयरपर्सन से पूछा कि व्हाई आर यू गिविंग गिफ्ट? आई सेड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज मेरे तो कुछ कहते यू डोंट नो योर वैल्यूज, वी नो व्हाट यू आर। तो वो जो था कि दैट वाज ए वेरी बिग थिंग फॉर मी कि भाई इतनी बड़ी चीज़ मेरे को मिली। फिर उसके बाद में ये फिक्की के 10 लेडीज़ का ग्रुप आया था दिल्ली से मेरे घर। तो उन्होंने कहा था कि वी हैव चूजन लुधियाना इन पंजाब, वी वांट टू ओपन अ फिक्की सेंटर हियर, तो वी नॉट इन चंडीगढ़ और एनीवेयर अमृतसर, बिकॉज वी वांटेड बिकॉज ऑफ यू लुधियाना एंड यू कम एज ए चेयरपर्सन। तो मैंने कहा मैं बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व हूँ, तो मैं नहीं कर सकती अभी बिल्कुल भी, तो इट्स नॉट फ्रॉम योर फैमिली। तो जो मेरी बड़ी डॉटर इन लॉ है वो शी इज़ टू मच इनटू मेडिटेशन, मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ। दिस इज़ ममा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। शी इज़ वेरी एजुकेटेड पर्सन एंड ऑल, शी इज़ वैसे सब ठीक है, बट शी इज़ ए ममा नॉट फॉर दीज थिंग्स। तो सेकंड वाली शी वाज शिफ्टिंग टू दिल्ली। तो थर्ड वन को मुझको ज़बरदस्ती मैंने जो छोटा अनूप उसकी वाइफ को बोला कि तू कर। मैं दिस आर द इनफैक्ट आई बिलीव इट कि दीज आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू लर्न, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, they teach you something, you become a different person, your personality changes। ये बात तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों में। तो उसको कहा तो मान गई, तो उन्होंने कहा कि हमने यहीं पर फिक्की से करना है। तो मैंने मेरे घर से स्टार्ट हुआ था फिक्की। पास टाइम है, मैं पास टाइम कुछ तो इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर एक क्लब है हमारा, लक्ष्मी लेडीज़ क्लब है, दैट इज़ ए वेरी ओल्ड क्लब, दैट इज़ 90 years old club। Okay. So I became member in 1957 when I got married, 1957. And still I am looking after that club now. I'm the only one left. But I take charge, I teach them how to handle and how to do it and all. So much involved that then I'm involved in some institutions also to work for them and for charity and all, for good cause. Some things are there. वो लोगों की हेल्प कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो, जो होता है फिक्की के होता है, फिक्की कर देते हैं। Wherever anybody wants, I am always there. But that is a past my time because I can't sleep. तो इस सारी चर्चा के बीच में एक चीज रह गई, ये पद्मश्री वाला चैप्टर कैसे जुड़ा? क्या लगा जब आपको पता लगा कि पद्मश्री मिल रहा है? ऐसे है कि मेरे को 1 दिन या 2 दिन पहले फ़ोन आया कि हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं एंड हमने आपको पद्मश्री देना है, आपको लेना है। तो मैंने कहा पद्मश्री मिलना हो तो कौन नहीं लेगा, लेगा ही कोई, लेगा ज़रूर लेगा। तो बल्कि आप किसी को बताना मत, डिसाइड दैट। होम मिनिस्ट्री से ये बात बोली, तो मैंने कहा ये तो फेक कॉल लगती कोई। फ्रेंडली टेलिंग यू, आई थॉट इट्स अ फेक कॉल। मेरा किसी ने मजाक उड़ाया है, किसी ने मजाक उड़ाया। तो मैंने घर में बच्चों से अपनी बात करी, किसी को नहीं बोला, किसी को बताया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करी, किसी, और ना मैं भूल भी गई, कुछ भी भूल गई, बिल्कुल याद ही नहीं। देन उसके बाद में जब 25th नाइट को मैं और मेरे दोनों ग्रैंडसन्स, मेरे बच्चे बाहर गए हुए थे कहीं डिनर पर, तो हम तीनों जने बैठे खाना खा रहे थे। तो मेरे को हमारी यहाँ पर DMC हॉस्पिटल है, इट्स वेरी ऑपोजिट है, वहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट है बड़े सीनियर। उनका मेरे को फ़ोन आया, कहते मुबारक है। मैं किस बात की मुबारक दे रही हूँ? मेरे को किस बात की मुबारक दे रही हो आप? जैसे TV पर नाम आ रहा है, मेरे को कहते TV पर नाम। मैं कहते TV पर नाम किस बात का आ रहा है? कहते तुम्हारे पद्मश्री का आ रहा है। मैं कहा मेरे को तब एकदम याद आया, मेरे को उन्होंने बोला तो था, मैं मजाक की समझी थी कि इट्स फूल है, मेरा बेवकूफ़ बनाया किसी ने। हाँ, बेवकूफ़ बनाया। तो सच्ची बात, तो मेरे को ये बिल्कुल ही गलत 100% लगा था कि ये बेवकूफ़ बनाया। कि जब मैंने बोला बोलना नहीं, बताना नहीं किसी को, आप बात नहीं करना किसी के साथ इस बारे में। तो देन इट वाज ए रियली शॉकिंग न्यूज़ टू बी एंड वेरी नाइस आल्सो, बिकॉज व्हेन यू फील कि यू हैव बीन ऑनर्ड फॉर दैट। एंड देन एक्सपीरियंस, जो वहाँ का एक्सपीरियंस भी था वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ का जो था कि बिकॉज इतना आपको, जैसे अब मिस्टर मोदी हैं और प्रेसिडेंट थे, वो क्या कहते हैं, मतलब इंटरेक्शन उनकी, इनकी बात करने का तरीका, इट वाज अमेजिंग। आई वाज रियली शॉक्ड विद दैट। प्रेसिडेंट जस्ट टोल्ड मी आल्सो दिस थिंग कि यू आर नॉट प्राउड ऑफ इन पंजाब, यू आर प्राउड ऑफ इंडिया। बट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, उस टाइम पर ऑल ओवर इंडिया लेडीज इसके काम। इट वाज ए रियली ए वेरी बिग थिंग टू गेट ए पद्मश्री। आई नेवर एक्सपेक्टेड इट लाइक
टू बी वेरी सच्ची बात है आपको बता। अवार्ड्स मेरे को बहुत मिले हुए हैं, मेरे को अवार्ड्स की तो गिनती नहीं है मेरे पास। जितने अवार्ड्स मेरे को जगह जगह हर एक स्फीयर में मिले हुए हैं अवार्ड्स। सो अवार्ड्स अब्दुल कलाम ने मेरे को अवार्ड दिल्ली में एक दफ़ा दिया था, प्रणब मुखर्जी जी ने दिया था। देन मेरे को पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे रिचार्ड सिंह, उन्होंने भी दिया था। मेरे को वॉर के दिनों में मैंने बहुत काम किया था, तो मेरे को क्या कहते हैं तभी डिफेंस मिनिस्टर से मिला था, अवार्ड मिला था इस चीज़ के लिए भी, फॉर माई बर्थडे। सो लाइफ में जो होते हैं अवार्ड से जो होता है कि आपको यादगार बनी रह जाती है कि आपने ये काम किया तो आपको ये मिला, अच्छा लगता है। तो पद्मश्री का जो था वो चीज़ प्रेसिडेंट का ये कहना कि नॉट प्राउड ऑफ पंजाब, यू आर प्राउड ऑफ इंडिया। इतना कुछ किया आपने। आज आप देखते हैं कि जब आपने शुरू किया होगा तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, मार्केट खुले नहीं थे। आपके काम करते करते में मार्केट खुले। क्या सोचती हैं कि अगर आज आप ये काम करती तो क्या 18 घंटे काम नहीं करना पड़ता, ऐसा होता? एक सवाल ये। दूसरा, आज जब आप नई पीढ़ी को काम करते हुए देखते हैं तो क्या अच्छा लगता है और क्या कुछ मिस करते हैं? ये ऐसे है कि काम का तरीका जो है ना एक फैमिली में बन जाता है, जो चीज़ होती है ना वो चीज़ हो जाती है। जो इनफैक्ट मैंने अब जो है हमारे जो अब स्ट्रक्चर है, जो अब हमारे यूनिट्स हैं, बॉम्बे में भी यूनिट है, बॉम्बे में फैक्ट्री है, इंदौर में फैक्ट्री है, बेंगलोर में फैक्ट्री है, दिल्ली में तो है ही है, तो राजपुरा में है। वेरी बिग यूनिट्स आर ऑल ओवर देयर सारे। हमारे यहाँ पर 24 स्टेट्स में भी है कि भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारे बाहर की 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो जूसों को बेच रहे हैं, कर रहे हैं। एवरी डे इज़ ए लर्निंग डे। आज भी आपको कुछ सीखना है तो उसे सीखने को नया मिलेगा। तो मेरे बच्चे जो हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड उनको भी होश नहीं होती काम में, बच्चों को। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर गए। कोई एक चीज़ जो आपको लगता है अरे ये रह गई, ये भी करना था, वो क्या है? ऐसी कोई चीज़ रही नहीं, ऐसी कोई फीलिंग रही नहीं, फुल कंटेंटमेंट नहीं। अब सारी सेटिस्फेक्शन है कि बच्चों ने वैसे अच्छी तरह से संभाल लिया और उसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं जो मेरी लाइफ की पॉलिसी थी। तो इसको मेरे को खुशी होती है देख के कि मेरी बच्चे मेरे पर गए, तो अपने फादर पर गए और मेरे पर गए। तो वो जो चीज़ें हैं कि फैमिली जो है एक उसी लाइन पर चल रही है, तो दूसरे अलग अलग नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने उस चीज़ को अपनाया नहीं और ये सिर्फ पैसे को देख के एंजॉय करने की कोशिश की। लोगों को इतना फेथ था मेरे में, जो फेथ हैज़ रियली वर्कड, बिकॉज फेथ तभी होता है कि अगर आप सच्चाई से काम करते हो लोगों का विश्वास बन जाता है। ये जो चीज़ें होती है लाइफ में बहुत अजीब फ़र्क होता है और हम्बलनेस होनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। गुमान नहीं होना चाहिए लाइफ में, ये मेरे को फीलिंग है। मेरी लाइफ की एक मोटोज़ हैं। अच्छा, आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग। जब से हमारी बात हो रही है आप बात सब बहुत आराम से कर रही हैं, लेकिन जब आप जिक्र करते हैं डॉटर इन लॉ का या डॉटर इन लॉज का, तो आपकी आवाज़ में एक फीलिंग ऑफ प्राउड होता है। तो आज इतने साल बाद जब आप लुधियाना में अपनी फैमिली के या फैमिली के बाहर की लड़कियों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करते हुए देखते हैं तो क्या फील होता है? नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपको ना लड़कियों को आगे जाते हुए देख के ना अच्छा ही लगता है, क्योंकि लेडीज़ का भी उतना ही अब वैल्यूज़ होगी जो आगे आदमियों की थी। अब वो नहीं रहा है ज़माना कि आदमी ऊपर है तो लेडी नीचे। नहीं, आज औरत भी बराबर की है, शायद उससे ऊपर ही, आदमी से ऊपर है, उसकी थिंकिंग शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज ये जो होता है ना कि एक तो चीज़ें लाइफ में ना कई चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं लाइफ में। योर लिविंग स्टाइल ऑल्सो मेक्स यू गो। बिकॉज अगर आपकी जो एक फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली है, मेरी 3 डॉटर लॉज हैं, अभी उनकी भी डॉटर लॉज हैं। जो मैंने उनको सिखाया है, जब मैंने एक बच्चे को भी, मैं उनको कई दफ़ा कहती है मंदिर पे खड़े होकर बोल दो कि मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, तो वो कही मम्मा आप ही कहते आप तुम्हारी माँ से ऊपर हो। तो वो बच्चे मेरे को ऐसे बोलती है बच्चे, तो वो भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही ट्रीट करेंगी। तो वैसे से एक चीज़ जो होती है एक सैम्पल बनाना चाहिए लाइफ में। बी नाइस टू एवरीबडी एंड यू विल बी नाइस टू यू। दिस इज़ लाइफ लाइक ए वर्शिप एंड यू आर नेवर राइट। एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। दैट इज़ ऑल योर मेन लाइफ इज यू हैव। एक लास्ट क्वेश्चन। आज जनरली आप सर्वे देख लीजिए, रिसर्च देख लीजिए,
पिछले दिनों कई सर्वे किए गए जिसमें निकल के आया लड़कियां डर रही हैं, विड्रॉ कर रही हैं खुद को मैरिज के इंस्टीट्यूशन से कि मैरिज करने के बाद हमारा भविष्य रुक जाएगा, हम उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। या अभी अभी 1-1.5 महीने पहले एक रिसर्च आया था कि मदरहुड को एम्ब्रेस करने से डर रही हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखो, मदरहुड का जो है ना, जो माँ है वो भी अलग चीज़ है, वो भी एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। लाइफ इज़ ऑलवेज नॉट वर्किंग, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज वर्किंग, बिकॉज अगर आप बिजनेस में ही पड़े हो, अपने आप को, बिजनेस है चाहे सर्विस है, बिकॉज ये नहीं होता कि आपने जो भी अपने काम करना है वो अच्छाई से करना है, अच्छा करना है, वो सिर्फ आप प्रोफेशन में ही करोगे। आपका जो प्रोफेशन है, बिजनेस जॉब भी तो हो सकती है ना। जॉब में भी आप जितना अच्छी तरह काम करेंगे तो उसी तरह से ऊपर जाएंगे ना, नीचे नहीं जाएंगे। आपका अगर आपकी सिंसेरिटी एंड आपकी ट्रूथफुलनेस अगर जॉब के साथ है तो देन जॉब में भी ऊपर जाओगे। तो आपका जो बच्चा है, दैट इज़ योर मेन थिंग विच इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर इन लाइफ। When you don't have any child or anything, so what are you then after some age? After some age you are lost. So आखिर this is a life जो होती है, उस पर ज़िंदगी में फैमिली का होना भी बहुत ज़रूरी है। Just आपकी loneliness will kill you. Later in later age your loneliness is going to kill you. Okay. That is the main thing. I feel that way. Okay, that is the loneliness is not a joke. It's not a joke. Because if you don't have any child or you don't have anybody in the family, your family is not going to live forever. Your parents or nobody is going to live forever. You're left all alone. All alone is not the life. Then you need a companion with whom you can share yourself. Who can share with you, you can share with him. So ये जो life है, ये life तो has to be partners होने चाहिए लाइफ पे, और बच्चे भी ज़रूर होने चाहिए, because they are the future of us and they are the ones जो हमारे को एकदम जोड़ के रखते हैं और प्यार रखते हैं। चेंज मेकर्स इस Change पिगमेंट maker. का नाम है। हाँ। तो अगर मैं आपसे शॉर्ट में ये पूछूं कि क्या कुछ चेंज हुआ आपके इस इतने साल के सफ़र के दौरान, तो आप कौन सी 3 चीज़ें गिनाना चाहेंगे? चेंज ये तो सबसे पहले तो है कि एक औरत को लिबर्टी मिली है, जो बहुत ज़्यादा मिली है। दैट इज़ द सबसे ज़्यादा सक्सेस है। एन औरत का राइज होना इज़ अनदर सक्सेस, जो इतना राइज कर रही है। और जो लोग हैं, कुछ हर एक नहीं है ऐसा, जो लोग प्रोफेशन वाइज भी जो भी है, तरक्की है बिजनेस में, इंडिया जो है बहुत ऊपर जा रहा है, दैन वो भी तरक्की बहुत बड़ी है। जो चीज़ हमें बहुत गुमान के साथ मिलती है कि हमारे को बहुत इसका प्राउड फीलिंग हो रही है कि जैसे हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है और जहाँ पहुँच रहा है। जो इंडिया इतना बैकवर्ड था, आज हम जो इंडियंस हैं बाहर जाते हैं तो रिस्पेक्ट कितनी हमें मिलती है। वो मैंने वो दिन भी देखे मैं, जब इंडियंस बाहर जाते थे, हम ही जाते थे तो इतना बुरी तरह से बोलते थे फॉरेनर्स, जिसका हिसाब को नहीं, ये उसको ऐसे करते थे जैसे कोई बेइज्जती की बात होती है कि वी आर नथिंग। आज वही हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। सो इंडिया को ऊपर, हमारे को जैसे हमारे ऊपर उठने की वजह से ही हम ऊपर गए हैं ना, और कैसे गए, ये चीज़ें जो है हमको अच्छी लगती हैं कि हमारे आज जो है, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज मेरी भी जितनी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें द बेस्ट मशीन्स जो हैं, वर्ल्ड की बेस्ट मशीन्स लगी हुई हैं। हम जो ब्रेड बनाते हैं, तो हमारी जो ब्रेड है सिर्फ एक ऐसी ब्रेड है जो अनटच्ड बाई हैंड है ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे यहाँ पर बेस्ट मशीन्स जो है डेवलप होती हैं सारी चीज़ों में। हमारे चाहे बिस्किट्स बनते हैं, चीज़ें बनती हैं। अब हमारा एक्सपोर्ट्स है, हमारी 75 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही है। हमारे बिस्किट्स जो हैं 75 कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इवन वॉलमार्ट पर तक में हमारे बिस्किट्स हैं, सब जगह हमारे बिस्किट्स पड़े हैं। तो ये जो चीज़ें हैं क्यों जा रही हैं? क्योंकि हमारी अब क्वालिटी बढ़िया हो। जब क्वालिटी नहीं थी तो कैसे जाता? अब क्वालिटी जो है तो नेचुरली हमें उतनी मशीन भी चाहिए। इंडिया में भी बहुत बन रही है, पर जितनी और जगह ज़्यादा कोई अच्छी है तो हमें बेस्ट लगानी चाहिए ना, जिसके साथ हमें बेस्ट चीज़ें मिले, चाहे वो कोई भी स्फीयर हो। बातचीत हुई है। हाँ, एक लास्ट नोट पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। हाँ, ज़रूर। 2 चीज़ें। हाँ, बताइए। जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं 40, 50, 60 साल के सफ़र को, क्या एक चीज़ है जिसे देख के आप मुस्कुराते हैं, कहती हैं वाह ये काम किया ना मैंने, तो वो क्या है? नहीं, वो तो यही काम है कि मैंने देखो इसको आइसक्रीम को बनाना शुरू किया तो आज देखो कहाँ पहुँच गया काम, और को इतना नाम मिल गया, इतना सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए और क्या। इससे ऊपर का देने वाला तो मैं कई दफ़ा जो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो सबसे पहले मैं भगवान का थैंक्स करती हूँ। उसी ने मेरे लिए रखा हुआ है सब सुख, जो इतना कुछ उसने दिया है वो भगवान की देन है और कुछ नहीं है। मान सम्मान सब कुछ, मैं अवार्ड से भी ज़्यादा मान सम्मान को समझती हूँ
कि जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि मेरे को सारा शहर जानता है कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक बताती हूँ आपको, जो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि क्या मैं सुना रही हूँ। यहाँ पर एक शिपिंग कॉर्पोरेशन की टीम आई थी, तो उनकी इंटरव्यू थी मेरी, सारा दिन की फुल डे उनकी मेरी सारी थी। तो वो लोग ऐसे थे जो टाटा का करते थे, और जो और सारे हाईएस्ट अमीर खान वगैरह सारी जो हाईएस्ट पिक्चर उनके करते थे। तो उन्होंने सारा दिन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैम हम आपके साथ कुछ बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर कर लीजिए, जो भी बात करनी है आप बिल्कुल। कहते हैं आपके ऊपर पिक्चर बनाना चाहते हैं। कि मेरे ऊपर पिक्चर क्यों बनाना चाहते हैं? कहते हैं हम दीपिका पोलकर को लेंगे, उसको ले आएगी फ्राइडे। मैं कहती नहीं, मेरे को नहीं पिक्चर बनवानी। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमारे दिल में एक बात आई थी, हम कहना चाहते हैं। मैं कि बोल दीजिए। कहते हैं कि हमने सबकी इंटरव्यूज़ करते हैं, जाते हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, सब जने फिटे हुए हैं बुरी तरह से, इतने ज़्यादा कि आपको सोच नहीं सकते हो। एक रतन टाटा थे जो बहुत अच्छे हैं, और एक आप सेकंड बंदा आप मिले को हमें, आपसे जैसा कोई नहीं हमें मिला। इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? मैंने कहा मेरे को कहा रतन टाटा से मिला रहे हो? भाई भैया मैं कहा रतन टाटा के साथ मिल सकती हूँ? कहते नहीं मैडम, हमने आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये तो दूसरी रतन टाटा लगती है। तो इतनी हम्बल है, इतनी इसके सारा दिन स्पेंड किया उन्होंने मेरे साथ। तो उन्होंने बहुत काफ़ी पीछे के लिए एक दफ़ा आई भी थे मेरे पास बॉम्बे से, काफ़ी सारी एक्ट्रेस भी आई साथ में थी। तो मैंने कहा नहीं, पिक्चर बिल्कुल आप उसमें कुछ ऐड करेंगे एंटरटेनमेंट की, जो मैंने किया नहीं है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगी। तो मैंने पिक्चर नहीं बनाई। तेज़ पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं, उन पर होता है। तो आपस में जब एक जैसे घर में होते हैं ना बच्चे, अब लोग कजन्स वगैरह एक जैसे थे, तो हम लोग खूब डालते रहते थे। एक लास्ट क्वेश्चन, शायद आपके बेटे सुन के बहुत खुश होंगे। लुधियाना आपको नहीं छोड़ रहा कि आपसे लुधियाना नहीं छूट रहा? ना लुधियाना छोड़ रहा है, ना मेरे से छूट रहा है। चलिए, इसी नोट पर आपसे बहुत बात करने की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हुई। बहुत बेहतरीन आपके साथ समय बिताया। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हाँ, आप लुधियाना में ऐसे ही बने रहें, क्योंकि जो एक ख़ास बात है, हम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बता दें कि यहाँ सब कुछ जो है मिसेस बेक्टर का चौराहा, मिसेस बेक्टर के घर से कितनी दूर है, ये एक अलग से स्तंभ बन गया है। तो कौन नहीं चाहेगा। थैंक यू सो मच चेंज मेकर्स में हमसे बात करने के लिए। ये थी मिसेस बेक्टर, और चेंज मेकर्स में इनसे बात करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और अब मुझे लगता है कि आपको इनका इंटरव्यू देखकर लगेगा कि जो चेंज मेकर है, इसने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, सोसाइटी को बदला, बिजनेस को बदला, और एक साथ न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स कर डाले। हम एक से डरते हैं, इन्होंने हर लेवल पर अपने आप को एक्सप्लोर किया। तो इंसान हो, शख्सियत हो तो ऐसी हो। थैंक यू सो मच। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू मिसेस बेक्टर। थैंक यू। आप सब मेरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।